ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, लाइक दिस इज डे 13। तो ये एक पूरी हमारी एक्चुअली सीरीज चल रही है 99 आवर्स, जिसमें हम लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो 99 आवर्स लाइव पढ़ा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। सो दिस इज फॉर पेपर 1। 99 आवर्स लाइव चल रही है, एक एक यूनिट के लगभग आपको, जैसे फर्स्ट यूनिट अभी हो गया है, सेकेंड यूनिट ये चल रहा है। 15 जुलाई से फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, तो टाइमिंग इसकी मॉर्निंग रहेगी 11 to 1, और इवनिंग बैचेस भी हैं 9 to 11 PM। So this is 99 hours live. Next batch starting 15th July. So the price is very nominal, 999 rupees for 99 hours live. तो अगर आप लोगों में से कोई इनरोल करना चाहे तो जहां से आपको लिंक मिला है वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन रीच आउट टू अस 9137336685। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। सो देखिए, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि जून 2020 ऑल शिफ्ट्स में आए हैं, एंड ऑल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट चूंकि देखिए ये डे 13 है, तो इससे पहले जो है 5 क्लासेस यानी 10 आवर रिसर्च की हमने ऑलरेडी करके रखी है। सो सम ऑफ द थिंग्स आई मे रेफर की आप जाकर के पुराने क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, तो फॉर द सेक ऑफ दोज हु हैव कवर्ड इट हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन एज मच एज पॉसिबल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स यूज करें ज्यादा से ज्यादा आंसर करने के लिए। 1 मिनट के लिए हम पॉज करेंगे, ट्राई एन आंसर एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, सो कहता है इम्पीरियो इंडक्टिव पैराडाइम इन रिसर्च फोकसेस ऑन meaning giving subjective perspective to depict the reality. And second point says the purpose of research in this paradigm is not to arrive at generalization but to discover the reality as lived. Okay, so इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पीरियो इंडक्टिव पैराडाइम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए इम्पीरियो कहाँ से आया है? एम्पेरिकल। एम्पेरिकल वी नो समथिंग विच वी कैन एक्सपीरियंस। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है? जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्टिव जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, हम किसी स्पेसिफिक वस्तु से लेकर के जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक मीनिंग है इंडक्टिव का। सो एक तरफ हम कह रहे हैं किसी चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इंडक्टिव पैराडाइम, दैट इज समथिंग wherein we are talking about something specific and then we are moving toward generalization. So question कहता है imperio inductive paradigm in research focuses on meaning giving subjective perspective to depict the reality. Reason कहता है the purpose of research in this paradigm is not to arrive at generalization but to discover the reality as lived. Has anyone answered? You all can answer. Okay, so let's talk about the meaning a bit more. Maybe then you can try attempting the question once again. Empirical research. Empirical research क्या होता है? Empirical research is where we are experiencing things, right? So empirical research कहता है, empirical research is based on observation, measurement of phenomena as directly experienced by the researcher. E से याद रखिए, E से empirical, E से something which the researcher has actually experienced. This is the keyword here. So हम जिस चीज को experience करते हैं as a researcher, हम जिसको experience करते हैं, this data can be compared by using hypothesis and results are still based on real life experiences. इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप,
एम्पेरिकल जो डेटा होता है जहाँ पे रिसर्चर ऑब्जर्वेशन किसी और को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ही वहां पर भी जो है देख रहा होता है, ठीक है। सो व्हेन वी से इम्पीरियो इंडक्टिव पैराडाइम, researcher collects empirical data, something which is based on reality, from specific cases to generalize its research finding. So specific से लेकर के inductive से लेकर के हम किस पे जा रहे हैं, general की तरफ जा रहे हैं. So when we go from specific to general, what kind of data it is? It is inductive research. Inductive research क्या है, deductive research क्या है, ये सब basic terminologies है. So someone who has not practiced basic things at all, maybe this class is not that beneficial for them. Okay, not covering the एकदम से basic वाला part here. Empirical research में हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों ही डाटा को यूज करते हैं. सो मेथड्स क्या होगा एम्पेरिकल रिसर्च में? एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके. ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर है, मान लीजिए एक पार्टिसिपेंट है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि पार्टिसिपेंट एक मार्केट सर्वे कर रहा है, उसमें कैसे जो है आइटम्स पिक कर रहा है शेल्फ से. सो इस तरीके से भी जो है रिसर्चर डेटा कलेक्ट करेगा. So data is backed by evidence in case of empirical research. So hope meaning of empirical research is clearer. Okay, empirical research में data जो है backed by experiences होता है. Okay, observation, सर्वे हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, इस तरीके की चीजें होती है एम्पेरिकल रिसर्च में. क्वेश्चन पे वापस आते हैं. नाउ ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. Imperio-inductive paradigm in the research focus on meaning giving subjective perspective to depict the reality. Yes, no, एक एक करके देखेंगे तो सही बात है. यहाँ पे empirical inductive दोनों ही प्रोसीजर हो रहा है. So some kind of reality is focused here. The purpose of research in this paradigm is not to arrive at generalization but to discover the reality as lived. तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही है and R is the correct explanation of A. Okay. Okay. So this is a basic question which we have talked yesterday also. When we say intervention based और cyclical research, कौन सा होता है आपका? एक्शन रिसर्च होता है. एक्शन रिसर्च के बारे में कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. देखिए एक्शन रिसर्च जो है कई बार नेट में रिपीट होता है, ठीक ना. तो थोड़ी सी बातें एक्शन रिसर्च के बारे में वापस से कर लेते हैं. देखिए एक तो कीवर्ड यहीं से मिल रहा है आपको. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. व्हेन वी से साइक्लिकल इन नेचर, साइक्लिकल इन नेचर में एक्शन रिसर्च के आपको स्टेप्स याद रखने हैं. सो प्लान, एक्ट, observe and reflect, and then again do all of this. So PA यहाँ से ले ले PAOR. ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है, पहले हम एक प्रॉब्लम होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं. सो एक्शन रिसर्च के लिए कीवर्ड एग्जाम में क्या आ सकता है? या तो आपको किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूछा गया हो, कोई केस स्टडी बना के दी गई हो कि इस सिचुएशन में कौन सा रिसर्च यूज करेंगे. और अगर प्रॉब्लम इमीडिएट प्रॉब्लम है तो आप एक्शन रिसर्च लगा सकते हैं. या फिर किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने की बात की गई है, वहां पर भी आप एक्शन रिसर्च यूज कर सकते हैं, ठीक ना. प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये पूरा एक साइकिल में चलता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड cyclical in nature. First we do planning, then we act on it, we observe and we reflect. So one problem sorted, again we work on some other problem. So remember action research is cyclical in nature. कई बार आता है जिसमें हम किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या किसी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको एग्जाम में दिखे, साइक्लिकल इन नेचर, या फिर अच्छा एक्शन रिसर्च क्वांटिटेटिव होता है क्वालिटेटिव होता है? बताएं, एक्शन रिसर्च क्वांटिटेटिव होता है या फिर क्वालिटेटिव होता है?
देखिए एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव होता है क्योंकि हम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको एक्शन रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. रिफ्लेक्टिव रिसर्च होता है बिकॉज वी प्लान, सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक्ट अपॉन इट. हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि एवरीथिंग इज डन परफेक्टली. वहीं से एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, नए प्रॉब्लम की सोल्यूशन लाने की बात करते हैं, एंड देन it continues like a cyclical. So remember, action research is qualitative in nature. Question क्या था ये? Which of the following research is intervention based, cyclical in nature and improvement focused? तो अगर ये कुछ आप keywords याद रखते तो आप इसको कर पाते थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए, आपको आंसर करना है. Using an appropriate parametric test in a research project, the researcher find evidence to reject the null hypothesis. Researcher जो है बात करता है कि null hypothesis को reject करने की बात हो रही है. ये कीवर्ड है, reject करना चाहता है researcher null hypothesis. Researcher wants to reject the null hypothesis. So question is, which type of error is likely? Alpha error, beta error, both or neither? बताएं. Okay, let's understand first what is the meaning of alpha error, what is the meaning of beta error, and then we'll again come to question. Okay. No, let's understand. So when we say alpha and beta error, first one, let's talk about alpha error. Alpha error क्या कहता है? अच्छा, what do you mean by type 1 error? ठीक है, if you know type 1 error, the probability of committing type 1 error. What do you mean by type 1 error? Rejecting the null hypothesis when it is actually true. Null hypothesis सही है, and then also we reject. Null hypothesis is right, and then also we reject. यहीं से आपको कीवर्ड मिल गया, null hypothesis. H0 आपका right है और फिर भी हम उसको reject कर रहे हैं. That is type 1 error, or we say that is what? Alpha error. So other name for it is level of statistical significance. ठीक है. So usually जो है हम significance level क्या use करते हैं? 1% use करते हैं. बहुत likely social science researchers में we use it 5% significance level. Okay. So when we say 5% significance level, we are 95% confidence that whatever null hypothesis we are choosing is correct. Acha, those who are not knowing, I'm just repeating once more, those who are not knowing what is null hypothesis, what is alternate hypothesis, then this is like something which first they have to build on. Okay, this is actually a series of 99 hours live classes. This is day 13, wherein we are discussing June 2020 MCQs. So somebody who has not discussed these things, first try to understand these basic question है. Testing किसकी करते हैं बताएं? Null की testing करते हैं या alternate hypothesis? I repeat my question. In a research, whether we test null hypothesis or alternate hypothesis, बताएं. null की testing करते हैं, right? Okay, good. So at least those who are answering null,
आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट एक रिसर्च में हम नल हाइपोथेसिस की जो है टेस्टिंग करते हैं. अगर नल हाइपोथेसिस के बारे में हम एविडेंस मिल जाता है कि नल हाइपोथेसिस जो सही नहीं है, देन वी एक्सेप्ट alternate hypothesis. So पहला वाला पार्ट है आपका अल्फा, which says committing a type 1 error. And what is type 1 error? Type 1 error is rejecting the null hypothesis when it is true. null hypothesis सही है और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज टाइप 1 एरर. एंड टाइप 1 एरर इज कॉल्ड अल्फा. याद रहेगा अभी. सेकेंड इज टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर क्या है? failing to reject null hypothesis when it is actually false. So null hypothesis गलत है, फिर भी हमने क्या किया, उसको reject नहीं किया. So that is your type 2 error. Okay. So type 1 error is when null hypothesis सही है, right को reject कर दिया. आर से याद रखिए, आर राइट रिजेक्ट किया, टाइप 1 एरर है. टाइप 1 एरर को अल्फा एरर कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस. ओके, अल्फा. एंड टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जबकि नल हाइपोथेसिस जो है फॉल्स था. ओके, सो टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा, alpha and beta. That's how we remember. Coming back to the question, now try to answer. I'll give you a minute. Think and then answer this question now. Okay, those who are saying alpha is correct. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. Using an appropriate parametric test in a research project, the researcher find evidence to reject null hypothesis. यहाँ पे बात हो रही है null hypothesis को रिजेक्ट करने की. और टाइप 1 एरर हमारा क्या था? null hypothesis को रिजेक्ट कर दिया, rejecting the null hypothesis when it is actually true. So right null hypothesis था, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया, that is alpha error. And that's what is asked in the question. Researcher finds evidence to reject the null hypothesis. So that's why he is likely to commit alpha error here. Hope it is clear now to everyone. अल्फा एरर, बीटा एरर क्वेश्चंस फिर से बनेंगे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. ठीक है. देखिए, रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है वेर इन द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस आर रिपीटेड कंटिन्यूअसली. सो इंश्योर दैट you are building on the concepts. Okay, concept building is very important because this is the bit wherein the questions will be repeated. I repeat, questions directly nahi repeat honge, but if you are thorough with what is an alpha error, what is an beta error, what is type 1 error means, what does type 2 error means, then you should be able to answer questions related to it. Okay, so right answer to this question is alpha error. Evidence to reject null hypothesis, alpha error. Okay, again. Okay, try answer this question yourself and then we will discuss. Those who can answer it is 1, 2, 3 and 4. Two. Okay, most of you are saying option
2. Okay, let's see. So yes, 2 is correct. Let's have a quick discussion on this. So when we say, let's start with something very simple, like simple random sampling. Okay, sampling is of two types. One is your random sampling and another one is your probability sampling or non-probability sampling rather you say. So when we say random sampling और simple random sampling क्या होता है, जहाँ पे आप अनबायस्ड किसी भी यूनिट को पिकअप कर सकते हो. यू जस्ट पिकअप यूनिट्स एट रैंडम इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सो यहाँ पे हर एक यूनिट की चांस होती है कि उसको पिकअप कर किया जा सके. ठीक है. सो इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग each unit is given equal independent chance of being picked up. Very simple to understand. Also simple random sampling जो है आइडेंटिफाई करने के लिए भी easy है. See, whenever these type of questions come in exam, start with something which is a sure shot option. Okay, so if you are not sure of this still, then you can pick up something like a सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक यूनिट आप रैंडमली पिकअप कर सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू पिकअप लेट्स से फिफ्थ, ठीक है, तो हर एक फिफ्थ आपने यूनिट पिकअप किया, फिर 10th यूनिट पिकअप किया, फिर 15th यूनिट पिकअप किया, तो एक यूनिट तो आपने रैंडमली जो है असाइन कर दिया. इट कैन बी एनी रैंडम नंबर and from there you systematically build up on other numbers. So when we say systematic sampling, in systematic sampling the k is obtained randomly and then you can draw units from that. Okay, snowball sampling क्या होता है? Snowball sampling, if you remember, in snowball sampling you are not sure of what is your samples next sample element will be like. So you use judgmental you are judgmental about your particular sample. Let's say simpler example लेते हैं. For example, you are doing a research on drug users. आपको अपना सैंपल ही नहीं पता है, ठीक है. सो यहाँ पर एक चेन टाइप ऑफ जो है आप सैंपल पिकअप करोगे. जैसे आपने एक सैंपल पिक किया एक ड्रग एडिक्ट का, ठीक है. सो एक ड्रग एडिक्ट क्या करेगा, दूसरे ड्रग एडिक्ट को रेफर करेगा और वहीं से आप चेन के रूप में अपना सैंपल जो है पिकअप करोगे. तो यही कह रहा है स्नोबॉल सैंपलिंग. फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज्ड. फॉर एग्जांपल एक ड्रग एडिक्ट को आपने जो है पिकअप किया एंड वही जो आपका सैंपल होता है उसने रेफर कर दिया सेकेंड यूनिट को एंड सो ऑन. ठीक है. सो जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस आते हो. अगर आपको 2 या 3 भी ऑप्शंस आते हैं then also you will still be able to solve these kind of questions. So from there, if let's say for example dimension sampling may be new for someone, okay, so then you can accordingly match. So yeah, so dimension null sampling यहाँ से क्या हो जाता है, the units are identified in terms of various specific feature identified before drawing a sample structure. So first you are identifying the units in your dimensional sampling. Okay. Next question, it talks about substantive research. So those who can answer, have a read about substantive hypothesis from here. क्या कहता है? Substantive hypothesis is a conjecture about relation between two or more variables. Relationship की बात करता है दो या दो से ज्यादा variables में. Substantive hypothesis. It is called substantive because it has not yet been operationalized. अभी तक इसको operationalize नहीं किया गया है. Okay, it is not foolproof hypothesis. That is what it is just a relationship between two or more variable. That's what we meant by substantive hypothesis. Now try and answer these questions and then we will discuss.
Okay, few are answering A. चलिए देखते हैं. So right answer is fourth one. A is for sure there. Substantive research hypothesis has to clarify or specify relation among variables. That's what we have been talking. Okay. Research hypothesis may be directed at finding out differential effect or relationship. So देखिए, substantive hypothesis का meaning हमने क्या समझा? Substantive hypothesis is a relational between two variables or among various variables. Okay, लेकिन substantive hypothesis actual full proof hypothesis नहीं होता है. So when we say null hypothesis should be formulated beforehand, we are just aiming to find the relationship here, not the real hypothesis. In real hypothesis हम क्या बनाते हैं? Null hypothesis बनाते हैं, alternate hypothesis बनाते हैं. So that's how we can eliminate these options. Okay, see, the noise is coming from outside, so not much can be done about. You can just ignore that. There is direct support available for testing the substantive research hypothesis. So again, we are not doing any testing. We are just trying to find the relationship between two variables. Final decision is on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of null hypothesis. This option you can also pick up. Let's read the meaning of substantive hypothesis one more time. Substantive hypothesis talks about relationship between two variables and it is not yet operationalized. ठीक है? So right answer is only your A, which talks about relationship. B, finding research hypothesis may be directed at finding differential effect or relationships, and your E option. The final decision on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of null hypothesis. Next question. Triangulation approach मतलब क्या होता है? Try and answer. Okay, some of you are answering 4. Okay, let's discuss triangulation approach. Triangulation approach मतलब क्या होता है? Then we'll come to the question. So when we say triangulation, triangulation means using more than one method to collect the data on the same topic. एक से ज्यादा मेथड यूज करके सेम टॉपिक पे जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं. दैट इज व्हाट योर ट्रायंगुलेशन इज. ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखिए. एक मेथड से ज्यादा मेथड यूज कर रहे हैं हम डेटा सेम टॉपिक पे कलेक्ट करने के लिए. ठीक ना. अब बात करते हैं 4 टाइप्स ऑफ. ओके, लेट्स टॉक अ बिट मोर ऑन ट्रायंगुलेशन. सो triangulation is the process कहता है of gathering, validating information from 2 or more sources. It is also called cross examination. Very important to remember. नेट में देखिए एक ही क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, लेकिन आपको अलग अलग नाम से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे. So net is notorious for asking these kind of questions. Keep in mind that triangulation, next time they may ask you this name, cross examination. Okay, let's understand 4 basic types of triangulation. Further question in probably next exams may come from this bit that एक particular triangulation का method उठा करके जो है आपसे
पूछ दिया जाएगा व्हाट डू मीन बाय दिस। सो इसकी जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ले लेते हैं। पहला है डेटा ट्रायंगुलेशन, uses different sources of information to increase the validity of information. Different sources, example, interviews, articles, documents, reports, photograph, observations, complement interview with articles, interviews, articles या फिर statistics with photos. So data में जो है वेरियस सोर्सेस आप यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज द वैलिडिटी। ओके, likewise second one is investigator triangulation. What does that mean? use multiple researches use multiple researchers when gathering information. So different kind of backgrounds, each researcher may have a different kind of background, personality, so they may ask different questions, have a different sort of observation and a broader understanding. So data triangulation में हमने बात की अलग अलग sources use करने के लिए। investor triangulation में हमने देखा अलग अलग researchers जो है use करते हैं। theory triangulation क्या कहता है? use alternate theories against same set of information. So to avoid the risk of coming to a conclusion based on own pet views of information, you are using various theories. अलग-अलग theories use करेंगे theory triangulation में, and methodological triangulations use both qualitative methodologies use कर सकते हैं, quantitative methodologies use कर सकते हैं. So you can use survey, focus group, interviews, observations. So मोटा मोटा अभी हमें समझा ये चार बेसिक टाइप ऑफ ट्रायंगुलेशंस है। डेटा ट्रायंगुलेशन अलग अलग जो है सोर्सेस को यूज करता है। इन्वेस्टर ट्रायंगुलेशन अलग अलग रिसर्चर्स यूज करने की बात कर रहा है। थियरी ट्रायंगुलेशन कहता है ऑल्टरनेट सेट ऑफ थियरीज, अलग अलग थियरीज यूज करने की बात कर रहा है। एंड मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन टॉक्स अबाउट यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज। देयर आर क्वेश्चंस, अच्छा ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट ये सारे क्वेश्चंस कई बार आते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, रिसर्च में क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। if you have a deeper understanding of the topic you can still solve the questions. Yeah, so hope the meaning of triangulation is clear by now. Triangulation is using more than one method to collect the data. And coming back to the question now, in a research क्या कहता है? In a research project using triangulation approach, which of the following can form investigation on studying the parental participation, attitude and problem? So right answer is 4, as most of you have given A, B and E only. C is just measures the skills. यहाँ पर टेस्ट की बात की जा रही है। C, D is also eliminated here. Interview, observation, focus group discussion, that's what we have discussed here also. Methodological triangulation में हमने देखा surveys, focus group, interviews, observation, ये सारे methods जो है हम use करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको करके जाना है। ओके, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आएंगे। सो आई विल पॉज फॉर अ मिनट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट। I'm getting varied answers. Some are saying fundamental research and some are saying applied research. Okay,
सो यहीं से जो है थोड़ी सी बातें करते हैं. लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या होता है. व्हेन वी से फंडामेंटल रिसर्च का अलग अलग नाम क्या हो सकता है. फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च कहते हैं. फंडामेंटल रिसर्च जो है आपका बेसिक रिसर्च है ना. प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च. नाउ व्हाई आई एम राइटिंग दिस, नेट में अलग अलग टाइम्स पे आपको अलग अलग नाम से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए, बेसिक चीजें हैं आपको. फिर अप्लाइड रिसर्च. देखिए फंडामेंटल रिसर्च में हम प्राइमरली बात करते हैं कि हम कोई भी जनरलाइजेशन कर सके, जैसे कि न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था ग्रेविटी का, दैट इज मोर ऑफ अ जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन एप्पल falling downwards. He gave the theory of gravity. Yeah. So that was pure research और basic research या फिर fundamental research है. ठीक है. अप्लाइड रिसर्च में क्या फर्क होता है. जो प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च में हमने थियरी बनाया है, उसी थियरी को हम अप्लाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च में. सो अप्लाइड रिसर्च में फॉर एग्जांपल व्हेन वी से इवैल्यूएटिव रिसर्च, या फिर अगर हम कहें योर एक्शन रिसर्च, जहाँ पे हम इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जबकि फंडामेंटल रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं करते. फंडामेंटल रिसर्च प्राइमरली फोकसेस ऑन जनरलाइजेशन, प्राइमरली फोकसेस ऑन theory. Okay, question क्या है. Which of the following research firms aims primarily at use the theoretical advance with an eye on exploring the potential for generalizability. यहाँ पे बात कर रहे हैं theoretical, जो भी theoretically हमने सीखा है उसको यूज करने की बात की जा रही है. ठीक है. So that's why the answer is applied research. Hope the difference is now clear. What is fundamental research? यहाँ पे use करने की बात की जा रही थी, इसी से आप confuse हो गए थे शायद. Okay. Any doubt also you can use comment box to ask. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जून 2020 के पेपर में आई वाज एनालाइजिंग वेरियस शिफ्ट्स, हमने देखा कि रिसर्च एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, और आपके सिलेबस में भी अगर आप देखा है रिसर्च एथिक्स से काफी क्वेश्चंस बनते हैं. कहता है कहाँ कहाँ पे वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. पहले आप कोशिश कीजिए आंसर करने को, देन वी विल डिस्कस. सो रीड क्वेश्चन योरसेल्फ. आई एम पॉजिंग फॉर अ व्हाइल. Okay. So most of you are answering 2, B, C and D. चलिए देखते हैं. When we say problem formulation में रिसर्च एथिक्स जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, पर जब हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, सो डेटा एनालिसिस, डेटा रिपोर्टिंग, ये सारे एरियाज फॉर श्योर होते हैं. और ये क्वेश्चन देखिए कई बार घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछा गया है, क्रॉस वेरियस शिफ्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए हमें याद रखिए इस चीज को, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में सबसे ज्यादा चांसेस होती है कि आप रिसर्च एथिक्स को वायलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो बी सी. ओके, हाइपोथेसिस मेकिंग नहीं होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा रिपोर्टिंग, बी डी एंड यूजिंग रिसर्च टूल प्रिपेयर्स बाय अदर्स. तो ये तो शॉर्ट ऑप्शन है. रिसर्च टूल्स को आप
दूसरे के द्वारा बनाए गए रिसर्च टूल्स को आप यूज कर रहे हैं. सो दिस इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स. एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आए ऑप्शन वाले. देखिए रीसेंट एग्जाम्स में जो है आपको यही देखने को मिलेंगे कि मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं. Go slow with these questions and always use the elimination method. So if you feel that E option, using research tool prepared by others, is a short option. तो E option किसमें है आपका 3 and 4 में है. तो elimination method से हमेशा जाए. The probability of getting a right answer becomes high because then you have to just pick up between these two. Getting it? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question, in which of the following research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variables? Relatively easy questions, yeah. Most of you have answered. 2. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन करते हैं और उसका इफेक्ट जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं. सो राइट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल मेथड. थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बाकी एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. सो आई होप एक्सपेरिमेंटल मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक बार इसको भी समझ लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड and its effect is seen on dependent variable. इसको डिनोट करते हैं IV and DV से. So for example, there is one patient, ठीक है, and doctor is giving drug 1 and seeing the effect on the patient. Then doctor is giving another drug 2 and seeing the effect on the patient. So patient here remains fixed. There is no manipulation in the dependent variable, but the drug is manipulated. First time drug 1 is tried, second time drug 2 is tried on the same patient. So what is being manipulated? Your independent variable. Our drug here is manipulated and its effect is seen on the dependent variable. Independent variable को manipulate करते हैं, dependent variable पर उसका असर देखने को मिलता है. और एक सिंपल एग्जांपल भी याद रखिए, टीचर एंड स्टूडेंट का एग्जांपल याद रख सकते हैं. टीचर जितना अच्छा पढ़ाएगा बच्चे का रिजल्ट जो है उतना ही अच्छा होगा एंड वाइस वर्सा. टीचर फील्स इज नॉट पेड इनफ और देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर. टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे का भी रिजल्ट डाउन होगा. तो मैनिपुलेशन किसकी हो रही है? टीचर की. टीचर के एफिशिएंसी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी. उसी का असर देखने को मिल रहा है स्टूडेंट के ऊपर. ओके, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल के बारे में और क्या आप ध्यान में रख सकते हैं. कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ. देखिए हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर. सो यू शुड बी वेरी थरो विथ ऑल दीज टाइप्स. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडम वर्ड याद रखिए, रैंडमाइजेशन की बात होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. देन यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस कीवर्ड मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन होती है, किसकी मैनिपुलेशन होती है? याद रखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन होती है और उसका इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. ठीक ना. अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड. एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या था? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में जो है, देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है रिसर्चर का. एग्जाम्पल से याद रखिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रिसर्चर हु इज ऑब्जर्विंग अ रिस्पोंडेंट शॉपिंग फ्रीक्वेंसी. कितनी बार परचेज कर रहा है, कौन सा आइटम जो है पिक कर रहा है उसका रिस्पोंडेंट मॉल में जाकर के. रिसर्चर का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. एक्स पोस्ट फैक्टो, कोई इवेंट के होने के बाद
आफ्टर द इंसिडेंट, ये इसका कीवर्ड याद रखिए। रिसर्चर का यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल, एक रिसर्चर जो है अपने रिस्पोंडेंट को परचेज बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, उसके शॉपिंग फ्रीक्वेंसी को जो है ऑब्जर्व करके उसके बाद जो है रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। फर्स्ट द इवेंट इज टेकिंग प्लेस एंड देन लेटर द इफेक्ट इज understood by the researcher. So here the researcher has no control. That's the basic difference. In experimental method, researcher has some control over the independent variable. Manipulation is done. Researcher का independent variable पे control होता है, लेकिन ex post facto method में researcher का independent variable पे कोई भी control नहीं होता है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में, तो बाकी जो टाइप्स है आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन है ये। ट्राई एंड आंसर फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस। Sorry. A research hypothesis is a conjectural statement postulating the relationship among variables with a view to advance solution to the problem of study. Research hypothesis बात कर रहा है, कहता है conjectural statement है, postulating some kind of relationship. Okay. Second, the non-probability sampling provides best estimate for population parameter. देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इस पर थोड़ी सी बातें करते हैं। व्हेन वी से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे हमने देखा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, कोई बायस नहीं है, जो भी आपके सैंपल है उससे आप रैंडमली पिक कर सकते हैं, राइट। सो इट इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग. So these are example of your probability sampling, types of your probability sampling rather. So probability sampling are actually the best estimate, जहाँ पे randomly आप जो है पिकअप कर सकते हो. The probability of each and every event occurrence is identical. यहाँ पे चांस के द्वारा कोई भी एलिमेंट को पिकअप कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जैसे अगर हम बात करें टाइप्स, इफ यू रिकॉल when we say convenience sampling, quota sampling, judgment sampling, purposive sampling, snowball sampling, तो इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पे करते हैं चीजों को. जैसे अगर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का हमने एग्जांपल देखा, एक ड्रग एडिक्ट एक दूसरे ड्रग एडिक्ट का जो है रेफरेंस देगा, चेन रिएक्शन की बात हो रही है, राइट. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट द बेस्ट एस्टिमेट रादर, या. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव assumption होता है, something which we are testing. When we say H0 or when we say null hypothesis, this is a tentative proposition which we are putting to test. There is, when we say H0, there is relationship between X and Y. So what will be alternate? There is no relationship between X and Y. So yes, the first statement is correct. A research hypothesis is a कंजेक्चुरल स्टेटमेंट, मतलब दो बातों को, दो रिलेशनशिप को जोड़ता है with a view to advance solution to the problem of study, and then we try to study that whether there is some sort of relationship between two variables or not. Okay.
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. So again, try to answer and then we'll discuss. Okay, those who have I had shared this link with the groups at large. So the class timing is 9 to 11, and this is a part of our 99 hours live batch. So this is day 13. Okay, so we are just discussing today June 2020 research questions. 9 to 11 p.m. daily class होती है ये, and morning batches are also starting from July 15. Okay, so most of you have answered 3 unanimously. Everybody has answered 3. Good. So question क्या कहता है? A teacher consistently makes effort to improve the quality of learning using various interventions. Improvement की बात हो रही है. Again, those who have seen one question like this we have discussed already. The approach can be adopted by him or her in the ambit of action research. Okay. Next question. So now this is relatively easy for you to answer, right? Cause and effect. Cause and effect कीवर्ड है. ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे. रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब किसको डायरेक्ट करेगा? एक ही रिसर्च है यहाँ पे आपका, योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. या सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, थोड़ी सी बातें जो है केस स्टडी के ऊपर कर लेते हैं. देखिए केस स्टडी में क्या करते हैं, हम एक प्रॉब्लम की इन डेप्थ स्टडी करते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च में से किसी भी टाइप ऑफ रिसर्च में आपको क्वेश्चन आ जा रहा है. बात कर रहे हैं केस स्टडी की. केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, ठीक ना, और बहुत ही डिटेल में इसकी जो है स्टडी करते हैं. यहाँ पे हमारा सैंपल साइज बड़ा नहीं होता है. so when you use case study, generally when in the scenario जहाँ पे आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है किसी issue के बारे में, not much is known about an issue or a phenomena, that time you pick up case study method where you do in-depth study of a particular research problem and you try to narrow down a broad field of research into a very few easily researchable examples. सो दैट इज व्हाट केस स्टडी. जिन्होंने एमबीए वगैरह कर रखा है उनको काफी सारे वो केस स्टडी करते हैं. और नेट में भी आप देखोगे देयर इज शिफ्ट टू दिस अप्रोच वेयर इन okay, wherein case study method, 2 types of questions are coming even for your paper 2 for most of the subjects. So case study को थोड़ा सा ध्यान से देख के जाइएगा. Relatively it's not that difficult to crack. Next question. Okay,
getting valid answers 1, 1, 3. In order to ensure authenticity, a researcher has to indicate original sources from which data are culled. So yes, अगर आप referencing देते हो in your and bibliography में आप references देते हो, citation करते हो, so you actually indicate the original sources. Yeah? In data analysis and interpretation, the researcher has to evince necessary rigor and appropriateness of the procedure. So यहाँ पे दोनों बातों आप करोगे, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन जब आप करोगे, so that should show the rigorness in your प्रोसीजर्स. कौन सा मेथोडोलॉजीज आप फॉलो करोगे आपके डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए, दैट रिगर शुड बी सीन इन योर रिसर्च. सो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो फार सो गुड. डाउट है किसी को इसमें? बहुत कम लोगों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का. चलते हैं आगे फिर. अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपको डाइव टू लर्न ऐप में भी मिल जाएंगे जून 2020 ऑल शिफ्ट्स. सो डाइव टू लर्न ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, DIVETOLEARN, ठीक ना. और वहां पर सेल्फ पेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो जब एग्जाम पास हो तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए. सारे क्वेश्चंस आपको डाइव टू लर्न पर, पुराने पिछले अटेम्प्ट्स के भी क्वेश्चंस है, मॉक भी है, जिसको आप सेल्फ पेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. देयर इज अ टाइमर ऑप्शन, सो यू कैन सी कितना टाइम आपको लग रहा है वो सॉल्व करने में. The scope for creativity and imagination. अच्छा, this is relatively new type of questions. कौन से steps of research में creativity, imagination ज्यादा देखने को मिलता है? Recall the 8 steps of research. Four. Hypothesis making, hypothesis testing. Okay. कहता है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन कौन से स्टेप में देखने को मिलता है? हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन का स्कोप ज्यादा होता है. क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. स्टेप्स ऑफ रिसर्च, वन श्योर क्वेश्चन स्टेप्स ऑफ रिसर्च से आता ही आता है. तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिसर्च के प्रॉब्लम को. डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम. ओके, ये क्लास अभी 1 घंटे और चलने वाली है. सो इफ यू वांट टू ऐड योर फ्रेंड्स और समवन, यू कैन शेयर द लिंक स्टिल. डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम. सेकंड, रिव्यू लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू. थर्ड पॉइंट क्या करते हैं हम? फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को. लिख के ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने नहीं किया है पहले से. फिर आपका आ जाता है रिसर्च डिजाइन, जहां पर हम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज योर डेटा कलेक्शन. कलेक्शन के बाद क्या करेंगे आप? डेटा का एनालिसिस करेंगे. एंड फाइनली व्हाट यू डू इज इंटरप्रिटेशन एंड reporting. So in this entire thing is connected by feedback. So that connection actually draw नहीं किया है, but your 8th step is your feedback, which is
across various steps. Okay, so feedback last step नहीं है, but feedback in between. If your data is, let's say, analysis में कुछ issues आए, so then also you share feedback. At the stage of formulation of hypothesis, also there is feedback. So there is feed forward and feedback. Both things you have to keep in mind. 8 steps of research as it is आपको ध्यान में रखना है. क्वालिटेटिव सोशल साइंसेस के ये स्टेप्स हैं. साइंटिफिक रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं इसको भी हम देखेंगे आगे. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In research formulation of policies, admission test, screening cannot neglect constitutional provisions. So yes, in research, formulation of policies for admission test, screening cannot neglect. तो कोई भी चीज जो है constitutional provisions को तो neglect नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है. And when we say while awarding research degrees, minority quota have to be protected in the interest of equity. रिसर्च डिग्रीज जब आप अवार्ड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिसर्च में आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, रिसर्च डिग्री अवार्ड कर रहे हैं. देखिए, एडमिशन अगर आप लेते तो आप क्या करते, एडमिशन लेने के टाइम पे आप माइनॉरिटीज कोटा को प्रोटेक्ट करते, बिकॉज देन द interest of equity comes, as in those who are from backward classes or those who are not so privileged for years, so they have to be pushed up, right? But while awarding research degrees, once somebody has taken admission in research, then there is no need to go about it. Okay, so statement 1 is correct and statement 2 is false. Hope this is clear. Next question. Try answering yourself and then we'll discuss. Which of the following are characteristics of good sample? So most of you are answering 2. 2, that is B, D and E. क्या sample readily accessible हो? जैसे मान लीजिए आप मॉल में गए और मॉल में आपको आपका सारा सैंपल मिल गया, तो क्या ये गुड सैंपल है? जरूरी नहीं है. देखिए, types of sampling, if you remember, when we say convenience sampling, हम convenience sampling की बात कर रहे हैं. So convenience sampling is non probability sampling, right? Whatever is available, you do your research on that. That is not a good sample. Always remember, अगर probability and non probability में आपसे पूछा जाए कि बेहतर research results कौन देगा, it is always we have to go for probability sampling. probability sampling जो है, इसमें बायसनेस का एलिमेंट कम होगा, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. ए एलिमिनेट होता है तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ से चला जाता है. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? क्विकली टेल मी, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? एनीवन रिकॉल्स? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर कहते हैं एंड सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है. एस एस से याद रखिए, पी पी से याद रखिए. तो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स सैंपल स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलेंगे. पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं. सो
What is the characteristics of good sample? A sample should represent your population. So hope the basics of sample and population is clear to all of you. When we say universe is your population, sample is a portion of your population, and this sample should have the characteristics of the population. इस sample में वो गुण होने चाहिए जो कि पूरे के पूरे population में है. So that's why representative of population characteristics, बिल्कुल सही बात है ये होना चाहिए. सर्विंग द पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ रिसर्चर, क्या रिसर्चर जो है एक सैंपल अपने पर्सनल, उसको जो अच्छा लगे, पर्सनल कंसिडरेशन अपने हित में ध्यान में रख करके, मान लीजिए उसने जो कोई हाइपोथेसिस बनानी है और वो चाहता है कि ये पर्टिकुलर रिजल्ट आए, ही हैज अ प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट इट, सो दिस इज अ श्योर शॉट नो. सो अगेन एलिमिनेशन मेथड से अगर आप जाएं तो सी वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो सी वाला ऑप्शन से ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, फिर बच जाता है आपका बी, डी एंड ई. फ्रीडम फ्रॉम बायस होना चाहिए. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जहाँ पे आपको 2-3 जो है ऑप्शंस हो, कंफ्यूज मत होइएगा. रिलेटिवली जो है आपके सक्सेस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इंक्रीजेस इफ यू गो बाय एलिमिनेशन मेथड. तो इसको बिल्कुल अपनाइए. देखिए एग्जाम में चीजें बहुत सारी आप पढ़ के जाएंगे और बहुत सारी आपको आती भी रहेंगी, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू how accurately you attempt in exams, right? And देखिए जैसे जैसे एग्जाम के डेट जो है अनाउंस नहीं हुए हैं अभी तक के, तो आप देखोगे कि उस तरीके से लेवल ऑफ कंपटीशन ही बढ़ता जा रहा है, बिकॉज पीपल हैव मोर एंड मोर टाइम टू स्टडी. सो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कंपटीशन यू आर गोइंग टू फेस. बी कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट. देखिए ये आप 3-4-5 महीने से जो भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी आपने पढ़ाई शुरू की है, अभी सम ऑफ यू महाराष्ट्र सेट आर आल्सो वेरी क्लोज इन सितंबर, वी हैव महाराष्ट्र सेट. सो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, समझ के लीजिए जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर पाएंगे उतना ज्यादा जो है आपके लिए जो है इजी हो जाएगा, बिकॉज देन यू नॉट नो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो कब होगा. सो गिव योर बेस्ट एंड अंडरस्टैंड दिस इज अ जर्नी. सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि एक दिन आपने क्लास लगा ली, आपको रोज ही पढ़ना है, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. सो बी कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स एंड बी रेगुलर. रोज ही आपको पढ़ना है, भले आप थोड़ा थोड़ा पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, बट आपको पढ़ना है. ठीक है, और कोशिश यही करना कि सिलेबस से स्टिक होकर के पढ़ो. ठीक है, दोज हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी, दीज टिप्स आर फॉर दोज जो किसी कोचिंग ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, दे कैन हैव डिफरेंट अप्रोच. बट अगेन सॉल्विंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच यही रखिए. मतलब ये नहीं है कि आपने खाली जो है प्रीवियस ईयर टिक 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 लगा के चलना है, बट समझ के लेना है. जब हम बात करें गुड सैंपल, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अच्छा है तो क्यों अच्छा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बुरा है तो क्यों बुरा है. जब आप इस तरीके से डीप में जाकर के एक क्वेश्चन करेंगे, तभी जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में रहेगी. Self study is anyways good approach. I have also done my JRF through self study. तो self study तो बेस्ट होता ही होता है, बट जिनको लगता है कि इतना टाइम नहीं है, गाइडेंस की जरूरत है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर गाइडेंस. दोनों में से कोई भी चीज बुरा नहीं है. इट इज अबाउट योर एफर्ट्स, कितना ज्यादा आप एफर्ट लेकर के जो है चीजों को पढ़ते हैं. ठीक ना. तो ये टिप्स बस शेयर किया, आप याद रख सकते हैं. एग्जाम के टाइम पे हमारा अप्रोच यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्लियर हो जाए. ठीक है, तो BDE राइट आंसर है. होप दिस probability non probability you will not forget. Next question, try attempting yourself and then we'll discuss.
A research scholar finds through statistical analysis that value of T is significant. What decision is warranted on the basis of this hypothesis? Null hypothesis should be rejected. Research hypothesis should be accepted. Null hypothesis should be accepted. Null hypothesis should be accepted. Research hypothesis should be rejected. No decision is warranted in respect of T. So most of you are answering 1 and 2, I think, yeah. चलिए सी 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, null hypothesis should be rejected when the value of T is significant, and when null hypothesis is rejected, then research hypothesis is to be accepted. Okay, let's talk about some bit on reliability and validity. रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. Reliability refers to how consistently a method of measuring something. How consistently. If the same result can be consistently achieved using the same method under the same circumstances, the measurement is considered reliable. Example देखिए, you measure the temperature of a liquid sample several times under identical condition. सैंपल भी आपका जो है यहाँ पर सेम है, मेथोडोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं, सेम मेथड्स सेम सर्कमस्टांसेस में यूज कर रहे हैं. द थर्मोमीटर डिस्प्लेज सेम टेम्परेचर एवरी टाइम, सो रिजल्ट्स आर रिलायबल. दूसरा एग्जांपल है, अ डॉक्टर यूजेस सिम्पटम क्वेश्चनर to diagnose a patient with long-term medical condition. So several different doctors use the same questionnaire with the same patient, but give different diagnosis. This indicates the question has a low reliability as a measure of condition. समझा ये example? अगर आपको सेम मेथड आप यूज कर रहे हैं, सेम सैंपल पे, सेम सर्कमस्टांसेस में, और आपको रिजल्ट भी सेम मिल रहा है, तो रिलायबल होगा. लेकिन सेकंड एग्जांपल में, तो पहला एग्जांपल में कहा है कि एक आप लिक्विड थर्मामीटर जो है वो एक ही टेम्परेचर डिस्प्ले करता है एवरी टाइम, ठीक है, सेम सर्कमस्टांसेस में सेम ही रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट रिलायबल होंगे. लेकिन अगर एक क्वेश्चनर जो है यूज किया जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा एक ही पेशेंट पे बार बार से अलग अलग डॉक्टर्स द्वारा, और यहाँ पे अलग अलग वहां पर आपको क्वेश्चनर का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो फिर इफ द रिस्पॉन्सेस आर different, then this questionnaire has a low reliability. So same circumstances, same methodologies giving same results is what makes it reliable, and otherwise it is not reliable. ठीक है. उसी तरीके से वैलिडिटी को देखते हैं. रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. वैलिडिटी रिफर्स हाउ एक्यूरेटली, यहाँ पे सेम सर्कमस्टांसेस सेम मेथड की बात की जा रही थी रिलायबिलिटी में. वैलिडिटी बात कर रहा है एक्यूरेसी की, ठीक है. सो मार्क दिस कीवर्ड. वैलिडिटी रिफर्स हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, कितनी एक्यूरेसी से मेजर करता है. सो इफ द रिसर्च हैज high validity, it produces the result that correspond to real properties, characteristics, and variations जो यहाँ पे कम होंगे. High reliability is the indicator that the instrument is valid. If the method is not reliable, then तब तो वो valid होगा ही नहीं. So this we can see through example. If the temperature shows different temperature each time, even though you carefully control the conditions, so condition same है लेकिन temperature अलग अलग बता रहा है, so यहाँ पे क्या है, यहाँ पे measurement valid नहीं है. उसी तरीके से वही वाला example है, if a symptom questionnaire results in reliable diagnosis when
Answer, different time with different doctors. It indicates it has high validity. So reliability talks about when the research is repeated under same conditions. Again, when we say validity, it is like how accurately you are measuring it, or the extent to which results really measure what they are supposed to measure. So ये basic differences है. जो वैलिड होगा, देखिए जो वैलिड होगा वो जनरली रिलायबल होगा, ये चीज याद रखिएगा. लेकिन अगर रिलायबल है तो वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. ट्राई एंड आंसर. देखिए रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. ओके, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग 3. Statement 1 is correct, but statement 2 is false. Reliability is necessary but insufficient condition for validity. So ये अभी हमने देखा है. We just spoke that, देखिए रिलायबल जो होगा वो हमेशा वैलिड हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो वैलिड होगा वो तो रिलायबल होगा ही होगा. ठीक है. सो रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी. दिस इज क्लियर है ना. रिलायबल हो वो इनसफिशिएंट है कि वो वैलिड भी होगा ही होगा. In respect of evaluation tool, validity is not at all or none concept, but it exists as a continuum. Little difficult sentence, I would say. देखिए बहुत सारे वैलिडिटी ऑफ रिसर्च की बात करें तो उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होते हैं. एक होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, ट्रांसलेशन वैलिडिटी. तो I'm not getting into depth of these things, but ये सब आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि क्या क्या चीजें यहाँ से आपको पढ़नी है. टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए. सो वैलिडिटी के जब इतने खुद के एस्पेक्ट्स हैं, सो इट इज नॉट लाइक नन और all or none concepts. This you will only understand जब आपको डीप में टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पता होगा. दोनों ही बातें यहाँ पर सही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये. ट्राई टू आंसर. A researcher administers an achievement test to assess and indicate the possible effect of independent variable in his or her study. The distribution scores on test is found to be negatively skewed.
On the basis of this, what can be stated with regard to difficulty level of test? Negatively skewed का मतलब क्या होता है? पहले तो skewness आपको पता होना चाहिए. If you skewness को अगर आप बेल कर्व में अगर आप देखोगे, इसको ड्रॉ करते हो बेल कर्व में, so when we say negatively skewed or positively skewed, let me just draw it for you. देखिए, just give me a minute. So if more is towards the right, okay, so skewness basically symmetry divide karta hai. So if I say, if it is a this kind of bell curve, so this is 50 and this is 50, just मान लीजिए, so this is what uniform symmetry की बात कर रहा है. So data is uniformly skewed कह सकते हैं. But when more data is towards your right side, मतलब मान लीजिए ये अगर पासिंग मार्क्स 50 है और 50 से ज्यादा डेटा आपको दिख रहा है राइट साइड में, ठीक है, so this is called negatively skewed data. समझ में आया? अगर more data, यही इसका उल्टा रहता है कि ज्यादा डेटा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया डायग्राम, समझ के लीजिए, ज्यादा डेटा जो है आपका वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है, ठीक है, तब क्या होगा, ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड माना जाएगा, ठीक है. तो आप समझ में आया है? अब ज्यादा डेटा, मान लीजिए 50 पासिंग मार्क है और ज्यादा डेटा जो है राइट साइड में है, कहता है निगेटिवली स्क्यूड टेस्ट रिजल्ट है, तो क्या होगा ये? अभी बताएं, जो दो आंसर कर रहे थे. है ना, 1 होगा. ओके, so test is found to be negatively skewed. On the basis of this, we can assume that the test is relatively easy. Okay, चलिए next question. Scope of employing ICT बताएं. Okay, most of you are answering 4, 4, 2, 3. Okay, I got all the answers वैसे तो. ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर. पहले भी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये. स्कोप ऑफ एम्प्लॉइंग आईसीटी. देखिए, प्रॉब्लम आपको बनाना है, प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या आईसीटी का यूज करेंगे. आईसीटी मतलब क्या, आपने कंप्यूटर यूज किया है किसी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए. तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट तो आप जो है बेसिकली आप अपने इंट्यूशन के आधार पर, बेस्ड ऑन योर लिटरेचर रिव्यू, you formulate the problem, right? Or you have identified some problem and then you do literature review. Rather, if you go back to first step of research, what is the first step of research? Your प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. पहले तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे आईसीटी का ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, तो ए वाले ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दो. ठीक है, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है. हाइपोथेसिस बना रहे हैं, सो हाइपोथेसिस बनाने में आप अपना क्रिएटिविटी वगैरह ज्यादा लगाते हैं. रिमेंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. फिर
डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, डेटा पे कोई टूल लगा रहे हैं, ठीक है, डेटा पे टूल लगा रहे हैं, शॉर्ट डेटा एनालिसिस कर रहे हैं आप, स्टैटिस्टिकल टूल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डेटा एनालिसिस पे डी तो शॉर्ट ही होगा, ठीक है, सो डी शॉर्ट होगा, तो डी तो सारे में दिया गया है। अब देन सी एन ई, डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के स्टेज पे भी आप प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा जब आप फॉर्मुलेट करते हो, प्राइमरी डेटा के लिए क्वेश्चन वगैरह भेजते हो, सो देयर यूजिंग योर आईसीटी सपोर्ट, ठीक है, सो कह रहा है आईसीटी सपोर्ट, देखिए ऐसा नहीं है डेटा इंटरप्रिटेशन में नहीं होगा, क्वेश्चन पूछा है रिलेटिवली मोर, सो देन there has to be a choice between data collection and data interpretation. Data interpretation में भी आप कहेंगे कि ICT का यूज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको डेटा कलेक्शन, आपने क्वेश्चन आयर भेजा है, आपने जो है इंटरव्यू के लिए जो है रिसर्चर को वहां पर भी जो है मदद ली है, आइडेंटिफाई किया है, योर सेकेंडरी डेटा का जो कलेक्शन है वो आईसीडी की मदद से किया है, तो रिलेटिवली मोर की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने सी एंड डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, leeway means I think freedom, try and answering yourself first. Okay, 1 1, most of you are answering 1. So yes, researcher has to observe all the codal formalities at all stages without scope and leeway for offending moral and ethical norms. So आप moral and ethical norms को भी आपने observe करना है, सारी formalities हर एक stage पे follow करनी है, all the codal formalities. Reason कहता है in respect of data collection, data analysis, interpretation is, however, a considerable scope of being ethically vulnerable. So यही सारे स्टेज हैं जहां पर एथिक्स वायलेट होते हैं, तो देखिए थे आपने एथिक्स वायलेट होते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग स्टेज पे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो घुमा फिरा करके आपको ये क्वेश्चन से बार बार से पूछे जाएंगे कि कौन से स्टेज में एथिक्स वायलेट होते हैं। रिसर्च एथिक्स शॉर्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, उसके जो थियरीज है उसको भी पढ़ के लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, qualitative research paradigm, again this is a very repeated question, so I'll also share few examples of how it is a repeated question. Try attempting yourself. कि जो टॉपिक सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है पॉजिटिविस्ट अप्रोच एंड योर पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, यही आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैराडाइम है, इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अगेन वन शॉर्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस बिट, व्हाट इज क्वालिटेटिव, व्हाट इज क्वांटिटेटिव पैराडाइम। One, A, B, and C. Most of you have answered one. A, B, and C. देखिए
रिलेशनशिप की बात जब होती है, जब देखिए साइंटिफिक या फिर कहें पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट या फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मेन फर्क क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को फिट करके देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल तभी आप समझ पाओगे। जब रिलेशनशिप की बात करते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है, कॉज इफेक्ट की बात की जा रही है, सो ये सब चीजें जो है आपको ज्यादा क्वांटिटेटिव में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। जबकि अगर हम कहें सोशल फिनोमेना को समझने की कोशिश करें, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, तो ये तो शॉर्ट शॉर्ट आपका क्वालिटेटिव है। इट इज कंडक्टेड इन एक्चुअल सेटिंग्स, नेचुरल सेटिंग्स में जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं रिसर्चर, एंड रिसर्चर इज द की इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, आगे थोड़ी सी और बातें करेंगे तो और भी क्लियर होगा आपको। इसमें नेचुरल सेटिंग की बात की जाती है, ये भी एक कीवर्ड है, यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैनिपुलेशन होता है। फिर क्या कह रहा है, it is concerned with the process rather than the outcome of the product. That's why your qualitative research are longer researches. देखिए बाकी भी क्वेश्चंस आए हैं, अच्छा आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सेव टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। Which of the following methods of acquiring knowledge save time and effort on the part of researcher? Method of consulting and authority is the right answer, कहता है। Okay, I'll come to this question. क्या पूछ रही हैं आप, पी में सोशल इफेक्ट दिया है तो ये कैसे नहीं होगा? नेचुरल सेटिंग्स है, सी तो होगा, है ना। प्रोसेस की बात करता है, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च, आई विल कम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जस्ट होल्ड ऑन फॉर मी फ्यू मिनट्स, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं बीच में, विल कम टू दैट डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स पिकअप करना है। ये सब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस है, इसमें आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। I got all the answers, 1, 2, 3. Wow. देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग, शॉर्ट योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इस तरीके से अगर 2-3 ऑप्शन के बारे में भी श्योर है तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। और कोटा सैम्पलिंग, कोटा में क्या, आपको मान लीजिए नॉर्मली किसी पॉपुलेशन के बारे में डेटा नहीं मिल रहा है, तो यू जस्ट assign a 2% quota based on the average general trend. पर्पसिव में क्या है, आप किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन लेट्स से प्रिजनर्स, जो लोग कैदी हैं उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, जेल का खाना कैसा था, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल you have a purpose in mind, right? Snowball we have already discussed, snowball is like a chain reaction. So you pick up a data of let's say one respondent, and from there next respondent is not known. Yeah, snowball purposive quota, that's the right. So next respondent is not known, so from first respondent you get the clue to pick up next respondent. So chain sampling और snowball sampling ये सारे हैं। systematic में आपने एक nth number लिया है and फिर n plus let's say 5 कर रहे हो, so you pick up fifth number randomly, you pick up 10th number, so fifth is picked up randomly and then you go systematic, fifth, 10th, 15th, 20th and so on. Okay, so this is your
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड में आप स्ट्रेटा बना लेते हो, यू पिक अप होमोजेनस स्ट्रेटा, एप्पल बनाना गुआवा एक सेट, एप्पल बनाना गुआवा दूसरा सेट, एंड देन फ्रॉम द आइडेंटिकल सेट यू पिक अप अ पर्टिकुलर सेट. सो ये टाइप्स से भी क्वेश्चन आता है, और ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया. यहाँ पे केवल आपको प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल पिकअप करना था, ठीक ना. सो रिवाइज करते रखिए, कभी कभी रिवाइज नहीं करने से भी भूल जाते हैं. बी कंसिस्टेंट, revision is a must. So hope this class was like a eye opener to most of you. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे, कुछ लर्निंग मिली होंगी आपको, especially those who have not practiced June 2020 till now. Next question. Okay, most of you are answering 4. क्या कहता है? For optimizing learning outcomes, which of the following has been identified as most effective in terms of research evidence in the global context? Okay. Right answer to this question is, I think, teacher related factors. 4 जो लोग कह रहे हैं, can someone explain me why, or was it a intellectual guess? I am giving you the option of unmuting. If someone wants to have a take, they can unmute themselves and say, or write in chat box, because all of you have answered 4. Ma'am, I think home, school and teacher, this is common in all the learnings. But when it comes to supplement learning of any study, then it will create an extra edge. It will give an extra edge to the learner to learn something new. So that's why I had felt that it should be 4. Okay. See, I'm not denying it. It's just that what exam answer key says as teacher related factors. Since most of you have answered 4, so anybody else want to have a take on this? So the exam answer key says it as teacher related factors. ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव पूछ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dr. Nitin, just hold on. I'll give my opinion. ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले.
3. For establishing a research problem for PhD level course in the initial stage, which of the following are crucial? Hypothesis making, locating a problem area from a field through survey of related literature, defining a population of research and its characteristics, selecting and pointing issue problem by process of logical analysis, defining and delimiting the problem. See, this is a relatively tougher question, so it's okay if some of you find it very difficult to answer. See, har ek question maybe we are not that proficient, but sometimes this type of questions will also come. देख लीजिए answer. Defining the problem, population of a research, its characteristics. See, options will look similar to you. Selecting a pointing issue called a problem by process of logical analysis, defining and delimiting the problem. Yeah, see, I don't deny that बाकी options नहीं लग सकते आपको. PhD level course में आप initially literature review करके भी जो है problem को formulate कर सकते हैं. But relatively tougher question to answer. Coming back to the previous question, कहता है for optimizing learning outcomes, which is most effective in terms of research evidence in the global context. See, even I would have marked 4 only, but the exam answer says teacher related factors. So let's try to find some logic to it why they have given the answer. Maybe because बात कर रहा है most effective in terms of research evidence in the global context. So we cannot completely do away without teachers. यहाँ पे बात कर रहा है supplementary technological device related factors. Learning outcomes की बात कर रहा है and these are supplementary technological devices. Okay, so learning outcome, teacher related factors ज्यादा relatively कह सकते हैं more effective हो सकता है compared to the supplementary technological devices. Okay, if you can take it that way. चलिए आगे बढ़ते हैं. The goal of inquiry in the fundamental research is directed at bringing an increment in the ring of knowledge. Action research is a research by the practitioner, for the practitioner and of the practitioner. So action research में जाहिर सी बात है हम application की बात करते हैं, हम practicality जो भी चीजें हम fundamental research में सीखते हैं उसको हम जो है apply करते हैं. तो यहाँ पे जो है आपका दोनों ही statement सही हो जाता है. Goal of inquiry is directed at bringing an increment in the नॉलेज को बढ़ाने के लिए, किसी थियरी को बनाने के लिए, जनरलाइजेशन को करने के लिए आप फंडामेंटल रिसर्च करते हो और एक्शन रिसर्च जो है उसी फंडामेंटल रिसर्च को फिर आप अप्लाई करते हो. In terms of research evidences, so teacher option is taken as answer. In terms of research evidences, so question यही था आपका, in terms of optimizing learning outcomes की बात कर रहा है and in terms of research evidences in the global context में कह रहा है कि learning outcome सबसे ज्यादा किस factor की वजह से होगा, most effective. So since all of you gave answer, so that's why I found it tricky. ठीक है, next question जो है in the scale of measurement, classification, order, and equality of units. So all this we have already discussed, ordinal, nominal, interval, ratio क्या होता है. Let's quickly brush up.
According to Stevens, okay, I'm already getting answers, good. स्टीवेंस ने जो है ये 4 टाइप ऑफ स्किल्स दिया है, तो स्टीवेंस का नाम भी याद रखिए साथ साथ में, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल में हमने क्या देखा था, नॉमिनल को क्लासिफिकेटरी कैटेगरी भी कहते हैं, जैसे कि केवल क्लासिफाई कर दिया, जेंडर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सब कैटेगरी, मेल एंड फीमेल, ठीक ना। फिर ऑर्डिनल बात करता है रैंकिंग की, सो it usually ranks in certain sequence, जैसे एग्जामिनेशन मार्क्स कैन बी क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली भी जो है आप ए ओ इस तरह के ग्रेड, एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरह ग्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो इंटरवल स्केल में बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डिनल स्केल्स के होंगे, यानी कि वहां पे भी आप रैंकिंग दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ है आप यहाँ पर एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इंटरवल फिक्स्ड होते हैं, सो 0 डिग्री, 10 to 100, so 0 to 100, 100 to 200, इस तरीके का जो मेजरमेंट स्केल होता है, दैट इज योर इंटरवल स्केल विच हैज अ इक्वल इंटरवल। रेशियो स्केल में बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट यहाँ पे जो है आपके एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, ओके यही एक एक्स्ट्रा होता है। सो रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, इंटरवल एंड ऑर्डिनल स्केल्स। सो काफी डिटेल में डिस्कस किया था हमने। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, in which of the following scale of measurement, classification, order and equality of unit, हर चीज है इसमें, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी है, ऑर्डर भी है, इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स भी है। या सो क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन क्या था आपका, नॉमिनल, ऑर्डर भी है, इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स भी है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे मीनिंगफुल जीरो है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसी कोई बात की गई है, नहीं की गई है ना। देखो रेशियो स्केल में जो है हमने क्या बात की, रेशियो स्केल में इक्विडिस्टेंट पॉइंट तक तो होंगे ही, लेकिन एंड हैज अ मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, एक जहाँ इसका जो जीरो होता है उसकी मीनिंग है। सो ऑल द ऑपरेशंस लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कुछ पॉसिबल है आपका रेशियो स्केल में। व्हाट इज की पॉइंट टू टेक अवे फ्रॉम हियर इज, इन रेशियो स्केल मीनिंगफुल जीरो होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे इससे पहला वाला इंटरवल स्केल, तो इसका कोई ये जीरो का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट होता है, आर्बिट्री स्टार्टिंग पॉइंट होता है और आर्बिट्री टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। मेजर क्लासिफिकेशन है, ऑर्डर है, इक्वालिटी ऑफ यूनिट है, तब तक ये जो है आंसर आपका इंटरवल ही होगा, और अगर इसमें मीनिंगफुल जीरो होगा या फिर फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तब जाके आंसर बनेगा आपका रेशियो स्केल, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं अगर रिवाइज नहीं करते चीजों को तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which argument may be advanced in support of action research? Take your time. Getting varied answers, 4, 2, anyone with 1 or 2 also. When we say the first one, researcher breaks fresh ground in the field of inquiry, कुछ नया ही रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, प्योर रिसर्च। Which argument
may be advanced in support of action research in education. Action research in education की बात की गई है, ठीक है। फिर बाकी ऑप्शन देखते हैं। Knowledge is applied to further generalization, ठीक है। ये अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड का ही एक पार्ट है, आपको पता है एक्शन रिसर्च। सो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। Some new principles are formulated for explaining the events. So this is again your applied. Educational situation as well as the practitioner of the education undergo a change for better. देखिए एक्शन रिसर्च जो रहते हैं ना, मोस्टली आपको एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी रिसर्च होते हैं वो एक्शन रिसर्च होते हैं, क्योंकि वहां पे हम जैसे कॉलेज में मान लीजिए टैप खराब है तो टैप को ठीक करा दिया, इस तरीके का काम। यहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं या उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, पूरा पढ़िए, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। अगर खाली एक्शन रिसर्च होता तो फिर अप्लाइड रिसर्च भी उसका हिस्सा बनता है, ठीक ना। तो राइट आंसर विल बी द लास्ट वन, एजुकेशनल सिचुएशन as well as the practitioner of education undergo a change for the better. Okay, next question. The critical difference between experimental and ex facto. Ex facto is after the incident. So this we have already talked about. I expect all of you to answer this question. Start of the class, we have discussed this. Okay, 2, 4, 2, 2, 1. Okay, okay. So देखिए एक्सपेरिमेंटल में क्या था, एक्सपेरिमेंटल को हमने बहुत बार डिस्कस किया आपके साथ। कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, रैंडमाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे कीवर्ड है। एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं, सॉरी कंट्रोल होता है पूरा का पूरा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करा के उसका असर देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंट्रोल होता है। पहले ड्रग 1 दे करके पेशेंट पे उसका इफेक्ट देखा, फिर ड्रग 2 दे करके पेशेंट पे उसका इफेक्ट देखा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर एक्सपेरिमेंटल। सो यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन होता है, लेकिन क्या एक्स पोस्ट फैक्टो में कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन होता है? नहीं। एक्सपोस्ट फैक्टो मतलब एक बार कोई इंसिडेंट हो गया है और उसके बाद जो है एक रिसर्चर उसको रिकॉर्ड कर रहा है। सो एक्सपोस्ट फैक्टो मीनिंग आफ्टर द इंसिडेंट। सो आफ्टर द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस, द रिसर्चर विल सर्टेनली नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। Hope the difference between experimental and ex post facto is clear to you. Types of research देखिए short question है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब this is a one of the like laddu kind of questions. You should not miss on these type of questions. Experimental research, ex post facto research या किसी भी type of research, fundamental research आपसे पूछ लिया जाए, आपको कह दिया जाए causal comparative research, applied research, evaluative research, किसी भी तरीके का research हो, आपको बस मीनिंग करके जाइए। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, देखिए रिसर्च में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, यू नो व्हाट इज द मीनिंग। सबसे पहले देखिए, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2-3 मिनट्स, सो विल रैप अप। कुछ जस्ट टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहले, yes, ex post facto means incident has happened already. तो types of research बिल्कुल करके जाइएगा।
क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मीनिंग करके जाइएगा, रिसर्च एथिक्स करके जाइएगा, पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट मीनिंग करके जाइएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये सारी चीजें हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, तो इतना करके जरूर जाए। सो सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है, सो होप इट वाज गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, और काफी सारी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिले, ठीक है। बाकी आप इसको डाइव टू लर्न ऐप से प्रैक्टिस करिए, अपने ही पेस पे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ओके। So shall we wind up? Thank you everyone. Winding up. Thank you, madam. Thank you so much. Yeah.